हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड लेक्चर आ रहा है आज। तो वीडियोस आगे पीछे हो ही रहे हैं बिकॉज ऑफ फैमिली मेडिकल इमरजेंसीज। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उसी में हमारा समय जाता है, जिसके कारण वीडियोस डिले हो रहे हैं। लेकिन जितना जल्दी हो सके सिलेबस कवर करने की कोशिश करूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन सेकंड टॉपिक मतलब सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना मोशनल ईएमएफ तक हो गया था बेटा। हमें दो फॉर्मूले मिले थे। एक मिला था हमें स्टेशनरी इसके लिए B इज इक्वल टू एक मिनट, चलिए, हाँ, अपने दो कंडीशन हो गए थे मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड। एक मिला था हमें बेटा BLV वाला फॉर्मूला, जिसे हमने ये किया था EMF का BLV। दूसरा मिला था हमें हाफ BL ओमेगा स्क्वायर। क्या मिला था हमें? हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अभी इसी को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमें पढ़ना है इंड्यूस EMF इन स्टेशनरी कॉइल इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें कंडीशन ऐसी है, हमें वही चीज पढ़नी है फिर से, दैट इज इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, लेकिन अब कॉइल कैसी है बेटा? स्टेशनरी, लेकिन उसके साथ हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। लेकिन चेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा? अभी चेंज बिल्कुल मतलब अलग तरीके से। पहले हमने जब फैराडेस के दो एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, उसमें एक चीज थी कॉइल और मैग्नेट, उनको आपस में रिलेटिव मोशन था। दूसरे में हमने कॉइल और कॉइल लिया था, उसमें हमने एक का करंट ऑन ऑफ किया था, दूसरे में इंडक्शन मिल रहा था। तीसरी केस जो हमने दो कंडीशन पढ़ी EMF की, तो हमने एक ट्रांसलेटरी मोशन को पढ़ा, एक रोटेशनल मोशन को पढ़ा। अब एक नया है कि इंड्यूस EMF इन स्टेशनरी कॉइल विथ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, हमें ये पढ़ना है। तो इसके लिए क्या कंसीडर किया है वो देखिए। ठीक है, चलिए इस डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सो दैट अपना टाइम बच जाएगा डायग्राम ड्रॉ करने का। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा? हमें एक कॉइल है, मतलब पहले से एक कॉइल बना के रखी। हर एक चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे, आसान तरीका है एकदम, कुछ नहीं, जैसा दिख रहा है वैसे ही समझो। एक D सेक्शन लिया है। क्या लिया बेटा? एक D सेक्शन कंसीडर करा हमने, और इस सेक्शन के सेंटर पे क्या रख दिया? मैग्नेट। क्या रख दिया सेंटर पे बेटा? मैग्नेट को रख दिया। और एक कॉइल है, कहीं तो भी एक स्टेशनरी कॉइल है, और ये D सेक्शन एग्जैक्टली इसके ऊपर है। एग्जैक्टली इसके कहा है? ऊपर। अब इसे अगर हमने पाइवोट कर दिया तो ये ऐसे ऑसिलेट होगा। ये क्या होगा? जब ये ऑसिलेट होगा तो ये मैग्नेट जो ये कॉइल के अंदर से पास होगा इधर, फिर से क्या होगा? वापस आएगा। तो जब ये मैग्नेट कॉइल के पास आएगा तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा भैया? चेंज। क्या चेंज होगा? अपना मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हुआ तो उसके साथ कौन चेंज होगा? अपना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो क्या इंड्यूस होता है? EMF। मतलब उसी प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है ये फैराडेस की, कि E इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ dφ/dt होता है। इसी कंडीशन को यूज कर रहे हैं हम। सिर्फ तरीका क्या हो गया? चेंज। एक D सेक्शन लिया, डायग्राम आपको दिख रहे, उसको एक पाइवोट कर दिया, एक इधर मास लगाया M1, इधर मास M2, सो दैट उसको बैलेंस कर सके। और उसके सेंटर पे क्या रखा है? एक मैग्नेट। अब इस कॉइल को हमने जितने ज्यादा एंगल से छोड़ेंगे उतनी स्पीड से वो आएगा, जितना कम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देंगे उतना धीरे से आएगा। तो जितना ज्यादा एंगल होगा उतना स्पीडली आएगा, उतनी ज्यादा स्पीड यहाँ मिलेगी। जितनी ज्यादा स्पीड यहाँ मिलेगी उतना ज्यादा फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। क्लियर? और जब तक ये कॉइल इसमें से पास होते रहेगा उतनी देर के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा? चेंज इन फ्लक्स अपना कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब फ्लक्स बदलेगा नहीं। मतलब उतनी देर के लिए अपना EMF क्या हो सकता है? कांस्टेंट हो सकता है। फिर से जब ये बाहर जाएगा तो फ्लक्स कम होना शुरू हो जाएगा, तो फिर से EMF इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पे दो चीजें होने वाली है। क्या होना बेटा? जब मैग्नेट कॉइल के पास आएगा, समझना है, जब मैग्नेट कॉइल के क्या आएगा? पास आएगा, तो फ्लक्स क्या होगा? अपना इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज। वही जब मैग्नेट कॉइल से बाहर जाएगा, कहा जाएगा? बाहर, तो फ्लक्स क्या होना शुरू होगा? डिक्रीज होना शुरू होगा। क्या होना शुरू होगा? डिक्रीज। मतलब अगर हम E के रिलेशन के हिसाब से सोचे तो E का रिलेशन क्या था? माइनस ऑफ dφ/dt। तो जब ये फ्लक्स बढ़ेगा, मतलब फाइनल फ्लक्स ज्यादा होगा, तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। कौन इंक्रीज होगा? फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो E की वैल्यू अपनी निगेटिव ही रहेगी। क्या रहेगी? निगेटिव। वही जब मैग्नेट बाहर निकलेगा तो इसी रिलेशन के हिसाब से E इज इक्वल टू क्या है? माइनस dφ/dt। और अब क्या होगा? फ्लक्स क्या होगा? अपना डिक्रीज होगा। फ्लक्स डिक्रीज होगा तो dφ निगेटिव होगा। dφ निगेटिव और ये निगेटिव दोनों मिलके क्या हो जाएगा? E पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर?
तो इस पे से हमें ऐसा पता चलता है कि थोड़ी देर के लिए फ्लक्स ईएमएफ पॉजिटिव साइड पे बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर निगेटिव साइड पे जाएगा, बराबर है, क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ईएमएफ पहले हमें क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, बाद में नहीं रहेगा, बाद में क्या मिलेगा, पॉजिटिव। बाद में क्यों नहीं रहेगा बीच वाले पोर्शन में, क्योंकि जब मैग्नेट इस कॉइल में से पास हो रहा होगा उतनी देर के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, अपना कांस्टेंट हो जाएगा, जिसके कारण इस टाइम में अपना ईएमएफ क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्या रहेगा, जीरो। अब ये जो कुछ इंड्यूस ईएमएफ है कॉइल के साथ, तो उसके लिए एक अलग सर्किट डायग्राम हमें बताइए। ये जो एल बताया बेटा, ये एल यानी ये वाली कॉइल है अपनी, कौन है, एल यानी ये कॉइल। तो जब ये मैग्नेट पास हो रहा है तब ये देखो डायोड कनेक्शन है, तो इधर से करंट पास होगा, करंट पास होगा, की क्लोज करेंगे अपन, तो कैपेसिटर में क्या जमा हो जाएगा, चार्ज। फिर हाफ साइकिल के टाइम पे फिर से हाफ साइकिल के लिए वो करंट पास नहीं होगा, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में वो चार्ज को क्या करेगा, स्टोर। तो जैसे जैसे कैपेसिटर की चार्जिंग होंगी, कैपेसिटर एक ही ऑसिलेशन में तो कंप्लीटली चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा चार्ज तो उसे मिलेगा नहीं। तो जब पहले हाफ साइकिल जाएगा तो चार्ज होगा, रिवर्स में नहीं होगा, क्योंकि डायोड है, डायोड एक ही कंडीशन में वर्क करता है, एक तो फॉरवर्ड में नहीं तो रिवर्स में, तो रिवर्स में करंट मिलता नहीं, तो ऐसा समझ के चलते फॉरवर्ड बायस है। तो हाफ साइकिल फॉरवर्ड बायस के टाइम पे चार्जिंग करेगा, जब वो बाहर निकल के वापस आएगा मैग्नेट, तब चार्जिंग होगी नहीं। किसकी बात कर रहे हैं हम, कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कैपेसिटर। तो डायोड जब ये मैग्नेट इस साइड पास होगा तो चार्ज करेगा, ऐसा समझिए, वापस आते समय चार्ज नहीं कर पाएंगे। ऐसे नंबर ऑफ ऑसिलेशन के बाद ये कैपेसिटर कंप्लीटली क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। जब इसको हम सर्किट में क्लोज करेंगे, क्लोज सर्किट में अप्लाई करेंगे, तो ये जो कैपेसिटर की प्लेट है इनके बीच क्या दिखेगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस दिखेगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस हमें ये वोल्टमीटर बताएगा, जिसे हम इंड्यूस ईएमएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंड्यूस ईएमएफ। अब यहाँ देखिए पहली डायग्राम ग्राफ में क्या बताया उसने। अब उसने देखो क्या बोला, जब मैग्नेट सडनली पास होगा तो एकदम से राइज मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड में, फिर थोड़ी देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगी, बी चेंज होगा, इसलिए कौन चेंज होगा, फ्लक्स। तो ये जो पहला टाइम है, इस समय फ्लक्स क्या हुआ, बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा, फिर फ्लक्स क्या हुआ, घटा। लेकिन जब ये फ्लक्स बढ़ा तब ईएमएफ अपना कहाँ जाएगा भैया, तो नीचे की साइड जाएगा, फिर कांस्टेंट रहेगा। जब इधर फ्लक्स निगेटिव साइड जाएगा तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइड जाएगा, जो कि मैंने बताया आपको। ठीक है, ये बीच वाली वैल्यू कौन सी पकड़ो, इसकी मीन, और ये हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, ये भी मैक्सिमम ऑन अपोजिट साइड। तो इसलिए ईएमएफ की डायग्राम ऐसे निकली, पहले निगेटिव साइड पे, फिर कांस्टेंट जीरो रहा, मतलब ईएमएफ जीरो रहा, जीरो यानी उसकी कुछ वैल्यू नहीं, फिर एकदम पॉजिटिव पे गया। क्लियर। अब यहां से ये चीज पता चली कि जो भी ईएमएफ है, अपना बेसिक फॉर्मूला तो है माइनस डी फाई बाई डी टी, लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अभी डी फाई बाय मैं इसे डी थीटा दे देता हूं, और डी थीटा बाई डी टी। क्यों, तो ये जो चेंज इन फ्लक्स है किस पे डिपेंड करेगा बेटा, थीटा पे। कैसे, तो मैं जितना ज्यादा एंगल दूंगा उतना स्पीड से वो आएगा, मतलब उतना ज्यादा चेंज किस में होगा, फ्लक्स में चेंज होगा, और जितना ज्यादा फ्लक्स में चेंज होगा उतना ज्यादा क्या मिलेगा बेटा, हमें ईएमएफ इंड्यूस मिलेगा। तो इसलिए ये रिलेशन बदल के क्या हो गया, माइनस डी फाई बाई डी टी इंटू डी थीटा बाय डी टी, ये हो गया ईएमएफ इंड्यूस। क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस। अब इस रिलेशन को अगर हम समझे तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है थीटा, हम कभी तो भी ऑसिलेशन में ये पढ़ चुके हैं, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी। अगर इस हिसाब से मैं डिस्प्लेसमेंट एंगुलर को लिखूं, थीटा इज इक्वल टू थीटा जीरो साइन ओमेगा टी होगा। ओमेगा यानी क्या होता है हमें पता है, ओमेगा यानी 2 पाई बाई टी होता है, या फिर 2 पाई एन टी भी बोल सकते हैं हम, थीटा जीरो साइन 2 पाई एन टी भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया थीटा। अब इसे मैं अगर डिफरेंशिएट करूं, डी थीटा बाय डी टी कर दिए, थीटा जीरो वैसे ही रहेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भैया, कॉस इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी का क्या होगा, 2 पाई बाई टी होगा। तो ये जो थीटा जीरो 2 पाई बाई टी है, इनको अगर हम बोले इसको डी थीटा बाई डी टी को, तो डी थीटा बाय डी टी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई बाई टी इंटू थीटा जीरो, क्योंकि मैक्सिमम के लिए कॉस की वैल्यू क्या हो जाएंगी भैया, तो 1 हो जाएंगी। तो ये कब 1 होगा, जब टी जीरो रहेगा या टी नियरली इक्वल टू जीरो रहेगा, मतलब वेरी स्मॉल वैल्यू के लिए क्या होगा, कॉस की वैल्यू 1 हो जाएंगे। तो डी थीटा बाई डी सी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई टी इंटू थीटा जीरो। अगर मैं इस चीज को इस इक्वेशन में पुट करूं तो E इज इक्वल टू क्या होगा अपना,
डी फाई बाय डी थीटा इंटू 2 पाई बाय टी इंटू थीटा 0, ये बन जाएगा अपना ईएमएफ का इक्वेशन। अब ये जो टर्म है डी फाई बाय थीटा, ये भी क्या कंसीडर करना है हमें, मैक्सिमम। क्या कंसीडर करना है, मैक्सिमम। मतलब थीटा के हिसाब से फ्लक्स में चेंज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो जितना ज़्यादा थीटा बढ़ेगा उतना क्या ज़्यादा चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, उतने ज़्यादा क्या मिलेगा हमें, ईएमएफ मिलेगा। क्लियर। तो ये हो गया थ्योरेटिकल। अब इसे पेपर में कैसे लिखेंगे, पेपर में आपको सबसे पहले लिखना है आपने जो भी कंसीडर किया है। बुक में बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, इतना बड़ा आप लिख नहीं सकते और इतना बड़ा याद भी नहीं होगा, तो आपको क्या क्या दिख रहा है वो देखना है बस। एक मैग्नेट कॉइल सिस्टम है जिसमें आपको बताना है कि एक मैग्नेटिक कॉइल लिया आपने सेमी सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में, जिसके सेंटर पे आपने क्या रखा, एक मैग्नेट रखा और उसको एक सेंटर पॉइंट पे क्या किया, पाइवोट किया। और इस मैग्नेट के क्या है, कॉइल्स के क्या है, n नंबर ऑफ टर्न्स है। फिर इसे पाइवोट से क्या किया, ऑसिलेट किया, सो दैट मैग्नेट विल पास थ्रू दिस कॉइल। As soon as the magnet passes through the coil, it changes the flux of the coil. And because of change in flux, EMF will get induced. ये हो गई जनरल इन्फॉर्मेशन। इसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट में आपके पास क्या, इंडक्शन कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, मिली एम्पियर मतलब माइक्रो एमीटर और मीटर है। उसके बाद एक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर। ठीक है, ये अरेंजमेंट हो गई। ये क्या हो गई, अरेंजमेंट। होगा क्या, व्हेन मैग्नेट पासेस थ्रू कॉइल, as the magnet reaches the coil, its flux goes on increasing। तो फ्लक्स बढ़ेगा, मतलब डी फाई क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। तो डी फाई जब पॉजिटिव होगा तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये आपको पॉइंट्स के फॉर्म में दिया भी है थियरी में। ठीक है, जब मैग्नेट कॉइल से बाहर निकलेगा तो डी फाई डिक्रीज होना शुरू होगा, मतलब ये निगेटिव होगा, तो ईएमएफ क्या बनेगा, पॉजिटिव। और जितनी देर के लिए मैग्नेट कॉइल में से पास होते रहेंगे उतनी देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये अपने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। ठीक है, फिर अब जब बाहर निकलेगा, ये 3 पॉइंट जो मैंने बताया। अब जो अपना वेरिएशन है किसका, मैग्नेटिक फील्ड विथ टाइम या फिर फ्लक्स विथ टाइम। तो ये ऐसा दिखता है कि स्टार्टिंग में क्या होता है, सडनली इंक्रीज होगा मैक्सिमम तक, देन इट विल रिमेन कांस्टेंट एंड इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग एज द मैग्नेट लीव्स द कॉइल। वही चीज को ईएमएफ के मामले में बताएंगे कि जब फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो ईएमएफ निगेटिव साइड पे गया, तो ये हमने शो किया। और जब फ्लक्स डिक्रीज हुआ तो ईएमएफ पॉजिटिव साइड पे गया। तो इस पे ऐसा दिखा कि ईएमएफ जो भी मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, अल्टरनेटिंग मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, अल्टरनेटिंग। तो इस सर्किट को आप क्या बोल सकते हो, एसी सर्किट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन और इसका मैथमेटिकल रिलेशन हमने देख लिया अभी, ये वाला। क्लियर। चलो, तो इसको अच्छे से बस आपको पॉइंट वाइज पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के इसे लिखना है। अब कुछ क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन तो अपने हो गए थे। अब देखते हैं जनरेटर, ये भी थियोरेटिकल पार्ट है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, आसान पार्ट है। जैसे हमने टॉर्क का कंडीशन पढ़ा था पिछली बार कि अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल 2 मैग्नेट के बीच में हम रखते तो उसमें क्या आता है, रोटेशन। अब इसी का उल्टा है, अगर कोई कॉइल हम बाहर के एक्सटर्नल मीन से रोटेट करते हुए 2 मैग्नेट के बीच में रखते हैं तो वो कॉइल रोटेट होने के कारण हमें क्या प्रोड्यूस होंगी, उसमें इंडक्शन होगा। इंडक्शन होने के कारण उसमें कौन इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसके कारण हमें क्या मिलेगा, करंट। तो ये जो मोटर है उसके एग्जैक्टली अपोजिट वर्क करता है। अब 2 चीजें, एक मोटर होता है, एक जनरेटर होता है। मोटर में हम क्या करते हैं, करंट को सप्लाई करके कॉइल को रोटेट करते हैं। जनरेटर में क्या होगा, कॉइल मैग्नेट्स के बीच में रोटेट होगा, जिसके कारण हमें क्या मिलेगा, ईएमएफ मिलेगा। तो सिंपल सी डायग्राम दी है कि एक कॉइल है जिसे हमने एक्सटर्नल सप्लाई दिया है। एक्सटर्नल सप्लाई के कारण ये कॉइल क्या होने वाली, इस नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में क्या होंगे बेटा, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रोटेट होंगे। रोटेट होने से इसमें क्या होगा, इंडक्शन होगा। तो कैसे होगा देखते हैं अभी। पहली कंडीशन, जब ये कॉइल ऊपर जा रही है, जब ये कॉइल जा रही है ऊपर, तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी बेटा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और कॉइल ऐसे ऊपर जा रहा है इसको परपेंडिकुलर, बराबर। तो उसमें क्या आएगा, ईएमएफ आएगा, जिसका बेसिक फॉर्मूला हमें पता है, BLV। इसके हिसाब से उसमें क्या आएगा, इंडक्शन आएगा। किसमें, इस कॉइल में। जब कॉइल थोड़ी देर के लिए पैरेलल जाएंगी, जब कॉइल रोटेट होकर ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी, पैरेलल जाएंगी, उस समय ईएमएफ नहीं मिलेगा क्योंकि थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर से कॉइल जब नीचे की तरफ जाएंगी, फिर से क्या मिलेगा, इंड्यूस। फिर इधर जाएंगे तो फिर से ईएमएफ क्या रहेगा, 0 रहेगा। मतलब हमें कंटिन्यूअस क्या मिलते रहेगा, करंट मिलेगा। कुछ करंट मिलेगा, फिर रुकेगा, फिर मिलेगा, फिर रुकेगा, मतलब अल्टरनेटिंग करंट जैसा मिलेगा हमें। तो जनरेटर से हमें जो करंट मिलता है वो बेसिकली कौन सा होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा। कौन सा होगा, अल्टरनेटिंग करंट। अब इसी चीज को हम थ्योरी के फॉर्म को अभी अपन मैथमेटिकली देख लेते हैं, इसके रिलेशन। तो ये कंस्ट्रक्शन वाली चीजें आप देख सकते हो, क्या दिख रहा है हमें। इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ऊपर गया तो सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, यहाँ पे वो पॉइंट दिए, आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब फ्लक्स के फॉर्मूले पे से क्या किया उसने,
फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला हमें पता था बी डॉट ए, तो इसे हम लिखते हैं बी ए कॉस थीटा। क्या लिखते हैं? बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बेटा? तो ओमेगा टी होता है, बी ए कॉस ओमेगा टी। अब ईएमएफ क्या होता है? डी फाई बाय डी टी। अब अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से क्या कर देंगे अपन? मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो तो इसे डिफरेंशिएट करना है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एन वैसे के वैसे का। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? बी ए एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हो गया ईएमएफ का फॉर्मूला। अब ये मैक्सिमम कब रहेगा? व्हेन साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो साइन ओमेगा टी प्लस भी 1 रह सकता है और माइनस 1 भी रह सकता है, तो इस पे से ई मैक्सिमम क्या हो जाएगा अपने लिए? प्लस माइनस एन ए बी ओमेगा, और इस एन ए बी को हम बोल सकते हैं ई मैक्सिमम को E0। एन ए बी ओमेगा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? E0। तो इसकी जगह E0 रखा तो ई का इक्वेशन क्या हो जाएगा? E0 साइन ओमेगा टी। मतलब ई कौन सा रिलेशन फॉलो कर रहा है? साइनोसोइडल। तो ये साइनोसोइडल के ही इक्वेशन को हम एसी सर्किट में यूज करेंगे। E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। क्लियर? अब ओमेगा की जगह पे आप 2πf भी रख सकते हो, और अगर 90 डिग्री हो गया थीटा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कौन? जनरेटर। तो जनरेटर में सिंपली आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ना है और ये 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट वाले, फिर उसका इक्वेशन। ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ फिर से हो रही है। ठीक है, तो इसमें करंट कैसे मिला? अल्टरनेटिंग, इसलिए ये डायग्राम हो गई। अगर डीसी लिया तो ये एक साइड पे जाएगा। ठीक है, तो ये कब कितने समय में रिपीट होता है? हर 50 साइकिल्स के बाद। अब ये जो जनरेटर चीज है बेटा, इसमें एक टर्म आती है जिसे बोला जाता है बैक ईएमएफ। क्या बोला जाता है? बैक ईएमएफ। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा की डिटेल्स दी है, पहले जो अपन पढ़ चुके उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, आप लोग रीड आउट करोगे तो समझ में आ जाएगा। पहले ऑलरेडी हो चुका है, वेन डायग्राफ में क्या होता है, कॉइल टॉर्क में क्या होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दी है। तो अपने को क्या समझना है जनरेटर में? जनरेटर में क्या है? अपने पास एक कॉइल है और ये नॉर्थ और साउथ पोल है। हमने क्या किया? इसमें कॉइल को रोटेट किया, रोटेट करने के कारण मैग्नेटिक फील्ड कट हुई और जिसके कारण क्या मिला? हमें करंट मिला। अगर हम इसी चीज़ को उल्टा कर दें, मोटर की बात करें, तो मोटर में हम कॉइल को एक्सटर्नल मीन से रोटेट करते हैं और उसी का रखते हैं मैग्नेट के बीच में। तो वहाँ क्या हो सकता है? जब आप रोटर को, कॉइल को एक्सटर्नल मीन से रोटेट कर रहे हो, साथ ही साथ कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही? कट कर रही। तो जो इसमें से करंट पास हो रहा था रोटेट होने के लिए, और जो मैग्नेटिक फील्ड को कट करके आने वाला इंड्यूस ईएमएफ है, कौन सा ईएमएफ है? इंड्यूस ईएमएफ। ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, ये किसका काम करेगा? बैक ईएमएफ का और बैक टॉर्क का। उसी चीज को क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ और बैक टॉर्क। और ये कहाँ पे दिखेगा? जब वो अपोज करेगा। क्या करेगा बेटा? अपोज करेगा। किसे अपोज करेगा? तो ये जनरली काय में दिखेगा? आपको मोटर्स में दिखेगा, जनरेटर में भी दिख सकता है, क्योंकि एक तो आप बना रहे हो, एक दूसरा खुद इंड्यूस होने की कोशिश करे। तो जो इंड्यूस होने की कोशिश करेगा, वो जो ऑलरेडी आपने सप्लाई किया हुआ ईएमएफ है उसे क्या करेगा? अपोज करेगा। तो ये जो अपोज करने वाली चीज है उसे बोलते हैं बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। यहाँ पे देखो, whenever a motor is running, its generator action cannot be turned off. By Lenz's law, the induced EMF will tend to oppose the change which causes it. In the present, the cause the current is the current through the armature. Therefore, induced EMF will tend to reduce the armature current. जब आप आर्मेचर करंट की मदद से इसको रोटेट कर रहे हो और जो इंड्यूस ईएमएफ वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसके करंट को क्या करने की कोशिश करेगा? अपोज, मतलब रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो ये जो रिड्यूस करने वाला ईएमएफ है या फिर करंट है, उसे बोलेंगे बैक ईएमएफ। क्या बोलेंगे? बैक ईएमएफ। वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलो अभी एग्जांपल देखते हैं अपन। ये एग्जांपल बेसिक प्रिंसिपल पे है जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखते हैं एग्जांपल 12.3। चलो क्या कहा है? रोटेटिंग आर्मेचर। क्या कहा है हमें? रोटेटिंग आर्मेचर ऑफ अ सिंपल जनरेटर कंसिस्ट ऑफ अ लूप। क्या दिया है? एक ABCD, ABCD एक लूप दिया है, टू विच कनेक्शन आर मेड थ्रू स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। द आर्मेचर इज रोटेटेड एट कितने आरपीएम से? 1500 आरपीएम से उसे रोटेट किया। चलो एन लिख लिया मैंने, 1500 आरपीएम। तो इस पे से हम ओमेगा निकाल सकते हैं,
2 पाई n बाय 60, सिंपल। तो ये हो जाएगा भैया रेडियन पर सेकंड। ओके, देन ऑफ इन द मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ 0.5, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी दी है हमें, कितनी दी है 0.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ओके, देन डिटरमाइन द इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन टर्मिनल P एंड Q, किसके बीच का पूछा है इंड्यूस ईएमएफ, P और Q के बीच का। ओके ठीक है, अब ये जो कोई कॉइल रोटेट हो रही है उसकी लेंथ कितनी दी है, कॉइल की लेंथ है भैया 10 सेंटीमीटर। ओके, अब समझो ये जो कॉइल हमें दिया है ऐसी, ये 10 सेंटीमीटर, ये सेंटर, यहाँ से इसकी रेडियस, तो ये कॉइल ऐसे रोटेट हो रही है, मतलब इस पर क्या होंगी, वेलोसिटी आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, वेलोसिटी आनी चाहिए। देखते हैं इधर बड़ा करके, तो ये कॉइल रोटेट होने की कोशिश करेंगी, तो इस पर क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी v, और ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है ओमेगा के साथ, तो इसकी वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, रेडियस कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर हो गई। तो v इजिकल टू क्या पढ़ा है अपन ने, r इंटू ओमेगा, तो यहाँ से वेलोसिटी मिल जाएंगी मीटर पर सेकंड, मिल गई। ठीक है, चलेगा। अब वेलोसिटी मिल गई और वो जो कॉइल है उसकी लेंथ कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके E इजिकल टू बी इंटू एल इंटू वी, लग जाएगा फॉर्मूला, खत्म। क्या लग जाएगा, B इंटू एल इंटू वी। बी हमें दिया हुआ है, एल हमें इसकी लेंथ पता है, वेलोसिटी अपने पास है, खत्म हो गया। ईएमएफ कुछ नहीं, इसने बहुत सारा बताया है लेकिन उतने की जरूरत हमें नहीं है। चलिए, ये हो गया एग्जाम्पल 12.3। अब देखते हैं 12.4 क्या बोलता है। अ कंडक्टिंग लूप ऑफ एरिया कितना, 1 मीटर स्क्वायर। ओके, चलो एरिया दिया है 1 मीटर स्क्वायर, इस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी दिया है कितना, 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, देन इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्मली रिड्यूस टू मतलब क्या हो गया, ये फाइनल हो गया, कितना 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इन टाइम, कितने समय में, t इजिकल टू 0.5। अब ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया, E इजिकल टू क्या है अपने पास, माइनस डी फाई बाय डी टी। अब माइनस साइन अगर कंसिडर नहीं करते तो ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल बाय टी। अब फाइनल माइनस इनिशियल ये क्या हो जाएगा, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल बाय टी। अब फ्लक्स क्या था, बी इंटू ए, तो एरिया आ जाएगा। फाइनल कितना है बे, 1 माइनस 3 तो प्लस ही आएगा 2 बाय 0.5 इंटू एरिया 1, मतलब कितना हो जाएगा 4। चलो ठीक है, कितना आ गया 4 वोल्ट, समझ गए। तो इसके न्यूमेरिकल बहुत आसान है अगर करोगे बराबर तो। चलिए अब आते हैं नए चीज पे, जैसे इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर, मतलब इंडक्शन के साथ साथ एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी वो हमें समझना है। ये भी डेरिवेशन आसान है, कुछ नहीं है। चलो क्या है बेटा, इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। तो ये सिंपल सी बात है, इसका कहना है कि जब इंडक्शन होता है तो उस समय जो भी पावर या एनर्जी बनेगी वो एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये हमें बताना है। तो इसी चीज को प्रूफ करना है। तो देखो क्या किया यहाँ पे, एक मैग्नेटिक फील्ड ली, डायग्राम यही रखता हूं मैं, भले उधर डेरिवेशन अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो दिख रहे होंगे सबको। देखो क्या दिख रहा है हमें, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है A B C और D, जिसकी लेंथ कितनी है बेटा L, कितनी लेंथ है L। और इधर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में लेंथ कितनी है इसकी, X है, कितनी है X। अब इस कॉइल को अगर हम पुल करते हैं, क्या करते हैं, बाहर पुल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर क्या बोलेंगे, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन द पोर्शन ऑफ कॉइल ऑफ लेंथ X इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, अंदर साइड L इज परपेंडिकुलर टू X इज पुल आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, उसको बाहर लेके जा रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ, v इतनी वेलोसिटी के साथ। तो ये हो गया कंसीडर पार्ट। कौन सा पार्ट हो गया बेटा, कंसीडर। अब होगा क्या वो हमें समझना है। जब ये कॉइल बाहर की तरफ मूव करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर का पोर्शन क्या होगा, चेंज, मतलब इसका फ्लक्स क्या होगा, चेंज, क्योंकि फ्लक्स क्या है, बी इंटू ए। तो एरिया बदलेगा, तो एरिया बदलेगा तो कौन बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा। अब फ्लक्स बदलेगा तो कौन आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। ठीक है, अब हमें इंड्यूस ईएमएफ नहीं निकालना, हमें पावर निकालना है। क्या निकालना है, पावर। अब पावर की बेसिक डेफिनेशन सबको पता है, पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम।
चलिए वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये पावर का फॉर्मूला। अब हमें क्या निकालना है, इनडायरेक्टली एफ निकालना है। क्या निकालना है भैया, एफ निकालना है। तो एफ का भी फॉर्मूला हमें पता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके कि एफ क्या होता है, आई एल बी होता है। अब हमें आई निकालना है। क्या निकालना है, आई निकालना है। तो आई के लिए अभी हमें मेहनत करनी है, ठीक है, चलेगा। अब आई कहाँ से मिलेगा वो हमें देखना है, देखते हैं। तो आई कहाँ से मिलेगा, इंड्यूस ईएमएफ से मिलेगा। अब जो भी कॉइल थी अपने पास, अब इसका पहले क्या निकालेंगे अपन, फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए होता है। ए क्या है यहाँ पे, तो यल इंटू एक्स है। चलो ई इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी होता है। ये ऑलरेडी डेरिवेशन पढ़ चुके हैं अपन। बी एल वी का जो फॉर्मूला बनाया था ना, वही चीज़ पहले वाला, फोर्स का बी इंटू एल इंटू एक्स। तो बी इंटू एल को बाहर रखेंगे तो इधर कौन आ जाएगा भैया, तो डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। तो डी एक्स बाई डी टी यानी कौन होता है, वी होता है। तो ये बन जाता है बी एल इंटू वी। ये डेरिवेशन ऑलरेडी लास्ट क्लास में अपना हो चुका है। नाउ ई इज इक्वल टू क्या होता है, आई बाय आर। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू आर। देयरफॉर एफ फोर्स क्या हो जाएगा अपना, आई इंटू एल इंटू बी, ई इंटू आर, ई इंटू आर इंटू एल इंटू बी। ये हो गया अपना फोर्स, ठीक है। क्या हो गया भैया, फोर्स हो गया। अब फोर्स के बाद हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो पावर के फॉर्मूले में इसे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ हो गया, तो पावर हो जाएगा ई आर एल बी इंटू वी। ये क्या बन गया अपना, पावर का फॉर्मूला बन गया। चलो ठीक है, ई आर इंटू एल इंटू बी इंटू वी। क्लियर है। चलिए अब इसी चीज को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करते हैं। तो क्या बदलना है हमें, आई एल बी तो मिल गया था, ई के फॉर्म में आई के को इसके फॉर्म में पुट कर दिया, आई को क्या बोल दिया अपन ने, ई इंटू आर। अब ई की वैल्यू क्या है अपने पास, बी एल वी। तो मैं यहाँ ई की जगह पे बी एल वी पुट कर देता हूँ। तो बी एल वी इंटू आर इंटू बी एल वी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। ये अपना क्या बन जाएगा, पावर का फॉर्मूला बन जाएगा। वहां से उठा के यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो आई इंटू एल इंटू बी था पहले से फोर्स के अंदर, आई इंटू एल इंटू बी। एल इंटू बी वहीं पे था, ई इंटू आर अपने पास था। ई इंटू आर की जगह पे क्या आ गया अपना, सॉरी ई इंटू आर की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, ई की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये बन गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो आर एक कहाँ से कैंसिल हो जाएगा, देख लेते हैं। आई इंटू एल इंटू बी था, ठीक है। तो आई की जगह पे क्या आ गया अपने पास, ई इंटू आर। और ई की जगह पे कौन आया, बी इंटू एल इंटू वी, बी इंटू एल इंटू वी। चलिए ठीक है, तो v का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये b का भी स्क्वायर हुआ, l का भी स्क्वायर, v का भी स्क्वायर, और आ गया, ठीक है क्या। चलिए ये यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ किया मैंने, हाँ e इज इक्वल टू आई इंटू आर था, i इज इक्वल टू ई बाय आर चाहिए। ये r डिनोमिनेटर में जाएगा भैया, यहाँ नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये बन जाएगा पावर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर, नहीं समझ में आऊँगा थोड़ा फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे एक मिनट, देखो ऐसा होता है, फिर एक चीज गलत कर दी कि पूरा गलत होना लगता है। देखो इधर P इज इक्वल टू क्या मिला यहाँ पे, B इंटू एल इंटू ई। और ओम्स लॉ क्या बोलता है, E इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, E बाय आर होगा। अब F का फॉर्मूला क्या था भैया, तो I इंटू एल इंटू बी। तो ये बन जाएगा E इंटू एल इंटू बी बाय आर, ठीक है। और E की वैल्यू क्या है अपने पास, B इंटू एल इंटू वी इंटू एल बी। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। ये किसकी वैल्यू हो गई, फोर्स की। अब इस फोर्स को जब पावर में पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू क्या है, एफ इंटू वी है। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। तो ये बन गया अपना पावर। अब इसी चीज को अगर हम जनरल फॉर्मूले से करें, किसी चीज को, इसी चीज को अगर हम जनरल फॉर्मूले से पढ़े, तो जनरल फॉर्मूला क्या था अपना, E इंटू आई। मतलब ये होता है आई स्क्वायर इंटू आर। अब आई स्क्वायर की जगह पे अगर हम यही चीज पुट कर दें, आई की जगह पे क्या आएगा अपना, बी की जगह पे बी एल वी आएगा, आई की जगह पे क्या आ जाएगा अपना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। तो यही चीज यहाँ पे भी मिलेगी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर।
मतलब ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। तो वही फॉर्मूला आएगा पावर का, इधर से भी किया तो वही आएगा, वैसे भी किया तो ये। तो ये जो कुछ पावर प्रोड्यूस हुई या फिर जो कुछ वर्क डन हुआ पर यूनिट टाइम, ये वर्क डन लिबरेट होगा बोलते इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि इंडक्शन के साथ साथ क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है। मतलब इंडक्शन के काम में जो भी वर्क बना वो वर्क हीट के फॉर्म में कहा जाएगा, बाहर जाएगा। तो यही कहना है इस कंडीशन का, दैट इज इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। ये एंड में स्टेटमेंट दे देते हैं। दिस वर्क डन इन पुलिंग द लूप थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, जो अपन ने वर्क किया उस मैग्नेटिक फील्ड को, कॉइल को बाहर लाने में, वो वर्क पूरा का पूरा काय के फॉर्म में चला जाएगा, हीट के फॉर्म में चला जाएगा। और यहाँ पे जो फोर्सेस हमें देख रहे हैं बेटा, तो ये F2 और F3 इक्वल एंड अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो जो फोर्स लगेगा F1 के अपोजिट लगेगा। इसलिए यहाँ पे फोर्स कौन सा लिया है, सिर्फ F1। कौन सा लिया है, F1 के अपोजिट फोर्स। ठीक है, तो ये आप लोग भी देख सकते हो। अब बचा इसमें एडी करंट क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। तो ये चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाएंगी। तो फॉर्मूले देखो भैया, सिर्फ एक ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बना, कौन सा, E इज इक्वल टू BLV, E इज इक्वल टू d∅dt न्यूमेरिकल के केस में। बस ये 2-3 ही फॉर्मूले जो बार बार यूज हो रहे हैं। अब इसमें जो नया पार्ट आएगा उसके न्यूमेरिकल अलग से बनते हैं, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। एडी करंट भी थ्योरी है, बैक ईएमएफ थ्योरी था, जनरेटर थ्योरी था, उसके पहले की कंडीशन भी क्या थी, थ्योरेटिकल पार्ट था, तो उसको हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे बेटा अपना सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। उसके बाद अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। फिर ऐसे सर्किट आएगा 3 क्लासेस में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं और हो भी जाएगा अपना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ तो ये शॉर्ट में ऐसा ही समझिए और उस पर से बेस 4-5 पॉइंट फटाफट वीडियो देखे बराबर 4-5 पॉइंट उतने थ्योरी के लिख लीजिए, तो थ्योरी क्वेश्चन आसानी से आपका जम जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू सो मच।